नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर क्या है? ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन आफ्टर गोल्डन एज। दिकूज यानी कि आउटसाइडर होते हैं, ट्राइबल्स यानी कि जो आदिवासी होते हैं, विजन यानी कि कल्पना, एक गोल्डन एज की कल्पना। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of छोटा नागपुर इन झारखंड। रोमिंग मतलब घूमना, ठीक है, या घूमता हुआ। तो हुआ क्या, 1895 में एक बिरसा नाम के आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता हुआ देखा गया। पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर्स। मिराकुलस यानी कि अद्भुत या बहुत ही चमत्कारी। तो लोग कहते थे कि जो बिरसा था उसके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। ही कुड क्योर ऑल डिजीज। क्योर मतलब ठीक करना, वह सारी बीमारियों को, सारी डिजीज यानी कि बीमारी, सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। मल्टीप्लाई ग्रेन का मतलब एक छोटे से थोड़े से ग्रेन को कई गुना बढ़ा देना। ठीक है, तो लोग क्या कहते थे कि जो बिरसा है उसके पास मिराकुलस पावर्स हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और ब्रेन के छोटे से हिस्सों को बहुत कई गुना वो बढ़ा सकता था। ठीक है, बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikos यानी कि outsiders। तो बिरसा जो था उसने क्या डिक्लेयर किया? उसने यह डिक्लेयर डिक्लेयर किया कि भगवान ने मुझे अपने लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए और आउटसाइडर्स की स्लेवरी से मुक्त करने के लिए भेजा है। सून थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग बिरसा। तो दोस्तों जल्द ही हजारों लोग बिरसा को फॉलो करने लगे, बिलीविंग दैट ही वाज भगवान एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। तो जो हज़ारों लोग बिरसा को फ़ॉलो करते थे, वे उस उनको जो बिरसा था उसको क्या भगवान मानते थे और उनको यकीन था, उनको विश्वास था कि जो बिरसा है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को वह सॉल्व कर देगा। ठीक है, बिरसा वाज़ बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। अब बात आती है बिरसा कौन था? बिरसा देखो एक मुंडास की फैमिली में बॉर्न हुआ था। मुंडास क्या था? मुंडास थे अ ट्राइबल ग्रुप दैट लाइव्ड इन छोटा नागपुर। तो जो मुंडास था वो एक ट्राइबल ग्रुप था। ठीक है, एक ट्राइबल ग्रुप यानी आदिवासियों का ग्रुप था जो कि छोटा नागपुर में रहता है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथाल्स एंड ओरांस। अब बात आती है कि बिरसा तो मुंडास फैमिली से बिलोंग करता था, तो क्या उसके सारे के सारे जो फॉलोअर थे केवल मुंडास ही थे? नहीं, उस रीजन के यानी बिरसा जिस रीजन में रहता था, छोटा नागपुर, झारखंड में छोटा नागपुर गाँव जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे जो अदर ट्राइबल ग्रुप थे जैसे संथाल और ओरांस, इसके भी जो इस ग्रुप के भी जो ट्राइबल पीपल थे वे लोग भी इसको फॉलो करते थे। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule। तो जो उनके फॉलोअर्स थे बिरसा के, तो दोस्तों वे सारे के सारे डिफरेंट वेज से या डिफरेंट तरीके से अपने आसपास हो रहे चेंजेस और ब्रिटिश रूल के अंदर अंडर जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा था, उससे क्या थे, अनहैप्पी थे या नाखुश थे। ठीक है, ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज यानी कि सारे ऑल ऑफ देम उनमें से सारे लोग डिफरेंट वेज से वर अनहैप्पी अनहैप्पी थे किससे? विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग, यानी अपने आसपास वे जो चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के अंडर में जो वे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उससे वे क्या थे, नाखुश थे। ठीक है, देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग। कि जो फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ थी, जो फैमिलियर तरीका था उनकी लाइफ का, वो भी ऐसा लग रहा था कि वो डिसअपियर हो रहा। फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ क्या होती? अब जैसे कि जो आदिवासी लोग थे, वे नॉर्मली क्या जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, यानी कि जिस रीजन में वो रहते थे, उस रीजन की एक उनका जीवन जीने का एक तरीका हो जाता है। उस तरीके से वे क्या होते हैं, फ़ैमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। अब जैसे अपने ऊपर आप ले लो कि आप अपना जो जीवन जी रहे हो, जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ़ जी रहे हो, आप उस तरीके से फ़ैमिलियर हो गए। अगर आपको एकाएक यहाँ पे कोई आउटसाइडर आ जाता है, ठीक है, आप पे शासन करने लगता है, तो आपका जो तरीका है जीवन जीने का, वह किसके हिसाब से हो जाता है? जो आउटसाइडर आया हुआ है, ठीक है? वह आपके जीवन जीने के तरीके को बदलना चाहता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो फ़ैमिलियर वे ऑफ लाइफ़ है, ऐसा प्रतीत होगा कि वो डिसअपीयर हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है? देयर लाइवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट। उनका जो लाइवलीहुड था यानी कि जो उनकी आजीविका थी वो भी थ्रेट में थी। एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। और ऐसा अपीयर हो रहा था उनका जो रिलीजन, उनका जो धर्म है वो भी खतरे में है। व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व?
आखिर में कौन सी प्रॉब्लम्स को बिरसा से रिजॉल्व करना चाहता है या सॉल्व करना चाहता था? हु वर द आउटसाइडर बीइंग रिफर्ड टू एज दिकू? वे आउट जिन्हें डिकूज कहा जाता था, वे आउटसाइडर आखिर में कौन थे? एंड हाउ डिड दिस enslave द पीपल ऑफ द रीजन? आखिर में वे लोग उस रीजन के पीपल को स्लेव क्यों बनाया या तो गुलाम क्यों बनाए? व्हाट वाज सॉरी, वे लोग आखिर में उस रीजन के लोगों को गुलाम कैसे बनाए? व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश? ब्रिटिश रूल के अंदर में जो ट्राइबल पीपल थे, जो आदिवासी लोग थे, के साथ क्या हो रहा था? हाउ डिड देयर लाइफ चेंज? उनकी लाइफ जो थी कैसे चेंज हुई? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आपने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। तो ज्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं दोस्तों, उनके कुछ कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं जो कि ब्राह्मण द्वारा बनाए गए कस्टम्स और रिचुअल से काफी हद तक या बहुत ज्यादा जो है कि डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मोस्ट ट्राइब्स होती हैं, ज्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं उनके अपने कस्टम और रिचुअल होते हैं जो कि ब्राह्मण द्वारा बनाए गए कस्टम और रिचुअल से काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, these societies also did not have the sharp social division that were characteristic of caste society। तो ये जो उनकी सोसाइटीज होती थी किसकी? ट्राइबल्स की। तो ट्राइब्स की जो सोसाइटीज होती थी, इनमें कोई शार्प सोशल डिवीजन नहीं होता था, जैसा कि कास्ट सोसाइटी में होता है। ठीक है, अब बात आती है एक शार्प सोशल डिवीजन होता क्या है। तो मोटा मोटा मान लो यहाँ पे कि सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक। डिवीजन मतलब क्या होता है? बंटवारा या विभाजन। सामाजिक विभाजन, जैसे अभी क्या होता है वर्ण के अनुसार कि चार, एक ब्राह्मण, हिंदुओं में क्या होता था, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग देखे तो एक ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, फिर शूद्र होते थे, फिर वैश्य होते थे। ठीक है, तो इन जो ये क्या हुआ, एक सोशल डिवीजन हो गया। ठीक है, एक सामाजिक बंटवारा हो गया, यानी कि समाज को कई ग्रुप में या कई बंटवार, समाज का डिवीजन कर देना, उसको बांट देना कई हिस्सों में, उसको हम बोलेंगे सोशल डिवीजन। ठीक है, तो जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं, जो ट्राइबल्स की जो सोसाइटी होती है, वो होती है उस जो उनकी जो ट्राइबल की जो सोसाइटी होती है, उसमें कोई सोशल डिवीजन नहीं था। ठीक है, सोशल डिवीजन को आप ऐसे मान लो कि सामाजिक विभाजन। ठीक है, नॉर्मली कास्ट सोसाइटी जो होती है उसमें सामाजिक विभाजन होता है, बट इसमें जो ट्राइबल सोसाइटी होती है उसमें नहीं होता है। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप। यानी कि वे सारे लोग जो कि सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे, वे अपने आप को या खुद को किनशिप के बंधनों से बंधा हुआ मानते थे। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि कोई एक यहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप हो गया, जैसे कि मान लो मुंडास, तो मुंडास फैमिली से जो भी बिलोंग करेंगे, ठीक है, या मुंडास जो ट्राइब था, उससे जो लोग भी बिलोंग करते थे, वे मानते थे कि वे किनशिप के बंधनों में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, however, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes। तो हमने क्या देखा कि कस्टम रिचुअल्स इनके होते थे, बट उनमें कोई शार्प सोशल डिवीजन नहीं होता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइब्स में कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होते थे। ठीक है, यानी उनमें भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस था। इकोनॉमिक यानी कि कोई ज्यादा पैसे वाला होता था, कोई कम होता था। सोशल यानी कि सामाजिक स्तर पर। ठीक है, यानी कि जो ट्राइबल होते थे उनमें भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते थे। अब आता है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव। अपने जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वे किस तरह रहते थे या किस तरह जीते थे? बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। तो दोस्तों 19th सेंचुरी तक इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल थे वो डिफरेंट टाइप की या कई वैरायटी की एक्टिविटीज में क्या थे, इन्वॉल्व थे। जैसे कि उनमें से कुछ थे समवर झूम कल्टीवेटर, उनमें से कुछ क्या थे, झूम कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, उनमें से कुछ झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे या करते थे। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था वह स्मॉल लैंड के स्मॉल पैचेस पे, छोटे छोटे पैचेस पे होता था, मोस्टली इन फॉरेस्ट। और ज्यादातर यह कहाँ पे होता था? जंगलों में होता था। ठीक है, द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो कल्टीवेटर जो होता था वो क्या करता था, तो ट्री का जो यानी पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता था, टॉप वाला हिस्सा होता था, उसको कट कर देता था ताकि ग्राउंड पे, जैसे यहाँ पे ट्री है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, नीचे तो पहुंचती नहीं थी, तो इसलिए क्या करता, ऊपर वाला हिस्सा कट कर देता था ताकि ग्राउंड पे जो सनलाइट है जो
वो अच्छे से पहुंच सके। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन, और जो भी वेजिटेशन होता था लैंड पे उसको जला देता था ताकि वह कल्टी वहां पे कल्टीवेशन कर सके। ठीक है, दे स्प्रिट द ऐश फ्रॉम द फायरिंग, तो जब जला देता था जो भी राख आती थी वो क्या करता था उसको छिड़क देता था पूरी उस लैंड पे, उस जगह जो सॉइल जहाँ तक उसको कल्टीवेशन करना था उसे पूरा वो छिड़क देता था। सपोज जहाँ तक अगर उसको कल्टीवेशन करना है तो उसने जो भी वेजिटेशन को जलाया है उससे जो भी राख उसको मिलती थी वो इस पूरे एरिया पे क्या करता था, छिड़काव कर देता था। ठीक है, विच कंटेन पोटाश, अब क्यों करता था, क्योंकि जो राख होती है उसमें क्या होता है, पोटाश होता है। ठीक है, टू फर्टिलाइज द सॉइल, तो पोटाश से जो मिट्टी होती है वो फर्टिलाइज हो जाती है। तो क्या करते थे, वेजिटेशन को जला दिए, पहले तो वो क्या काम किया, ट्री का जो टॉप वाला हिस्सा था ऊपरी हिस्सा था उसको कट कर देते थे ताकि सनलाइट जो है वो ग्राउंड पे अच्छे से पहुंच सके, और वो जो वेजिटेशन बचता था उसको घास भूसा जो भी था उसको जला देते थे, और राख जो होती थी जिसमें कि पोटाश होता था उसको छिड़क देते थे ताकि जो सॉइल हो फर्टिलाइज हो जाए, फर्टिलाइज यानी कि उपजाऊ। ठीक है, दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज एंड दे होप टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन। वो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुदाल। ठीक है, तो वे क्या करते थे, यूज एक्स टू कट, पेड़ों को काटने के लिए वे एक्स यानी कि कुल्हाड़ी का यूज करते थे, और लैंड को प्रिपेयर करने, कल्टीवेशन, जो सॉइल होती, जो मिट्टी होती थी उसको कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए और उसको स्क्रैच करने के लिए, उस सॉइल को स्क्रैच करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सॉरी, कुदाल का। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, ब्रॉडकास्ट मतलब छिड़कना, दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन दैट फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लकिंग द लैंड एंड सोविंग द सीड्स। तो अभी आज के टाइम में क्या हम करते हैं कि सबसे पहले अगर हमारी ये लैंड है इसको हम क्या करते हैं, प्लकिंग करते हैं, मतलब इसको जोतते हैं हल से। ठीक है, तो उस टाइम में ये क्या करते थे, जो आदिवासी लोग होते थे, ये अगर लैंड हुआ उस पर इन्होंने राख का छिड़काव कर दिया। राख का छिड़काव करने के बाद दोस्तों ये क्या करते थे, डायरेक्टली जो है कि उसको थोड़ा सा स्क्रैच करते थे कुदाल से, तक बड़े पेड़ काट देते थे, फिर थोड़ा सा लैंड जो सॉइल होती थी उसको स्क्रैच कर देते, उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद डायरेक्टली उस सीड को क्या करते थे, स्कैटर कर देते, यानी कि छिड़क देते थे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लकिंग द लैंड एंड सोइंग द वीड, यानी कि लैंड को जोतने के बाद सीड को बोने बोने के बजाय वे क्या करते थे, डायरेक्टली सीड को छिड़क देते थे, स्कैटर कर देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब एक बार जब क्रॉप रेडी हो जाती थी और हार्वेस्ट हो जाती थी यानी कटाई हो जाती थी, दे मूव टू अनदर फील्ड, वे दूसरी फील्ड में चले जाते थे, यानी कि इस वाले एरिया को छोड़ के दूसरी एरिया में चले जाते थे। A field that had been cultivated once was left fallow for several years। अब पहले देख लेते हैं कि फॉलो क्या होता है। फॉलो, अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ while so that the soil recover fertility, यानी एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा खेत जो कि कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है ताकि जो उसकी मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर ले, उसको हम फॉलो लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड वंस, एक फील्ड या एक खेत जो कि एक बार कल्टीवेट कर लिया गया, वंस वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल, तो उसे कई सालों के लिए फॉलो छोड़ दिया जाता था। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के हिली और फॉरेस्टेड ट्रैक्ट में जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वे रहते थे। The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops। तो दोस्तों जो ये ट्राइबल पीपल थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे, इनकी जो लाइफ थी, जो ट्राइबल पीपल की लाइफ थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट, यानी जंगल के अंदर फ्री मूवमेंट पर डिपेंडेंट थी, एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड फॉरेस्ट से फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, और ताकि जो फॉरेस्ट का जो भी लैंड होता था उसको यूज कर ले क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसको यूज करने, इस पे इनकी लाइफ डिपेंड थी। यानी यहाँ पे ओवरऑल करने का क्या मतलब, जो ये झूम कल्टीवेटर थे, अगर मान लो ये कोई जंगल है, ठीक है, इस जंगल में एक जगह पे इन्होंने खेती किया, अब इसको ये क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन के थ्रू इसको क्या करते थे, एक बार खेती हो गई कई सालों के लिए इसको छोड़ देते थे। अब इस जगह से ये यहाँ पे मूव होते थे, फिर यहाँ पे होता था, यहाँ पे इसको छोड़ देते थे, फिर यहाँ से यहाँ पे मूव हुए, यहाँ इसको छोड़ दिए, फिर यहाँ पे मूव हुए, इसको छोड़ दिए। अब तब तक जब तक यहाँ पे ये हटते, यहाँ यहाँ वाली जो लैंड थी ये वाली दोस्तों, ये क्या होती थी, प्रिपेयर हो जाती थी, फर्टिलिटी जो था वो रिकवर कर लेती थी। अब इससे आप क्या समझते हो कि ये इनकी जो ट्राइबल पीपल जो थे यहाँ के, इनकी जो लाइफ थी इस जंगल के में फ्री मूवमेंट पे, और इस जंगल में जो भी जमीन है, जो भी लैंड है, उसको यूज कर, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके यूज पे इनकी जो लाइफ थी वो डिपेंडेंट थी।
दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि यह केवल यही एक तरीका था जिससे वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कि कर सकते थे। कुछ लोग तो हमने देखा क्या थे, झूम कल्टीवेटर्स थे। अब देखिए सम वर हंटर एंड गैदरर्स, तो उसमें से कुछ हंटर हंटर थे और कुछ गैदरर थे। हंटर यानी कि शिकारी थे, गैदरर यानी कि जो संग्राहक होते हैं, जो सब इकट्ठा करते हैं। ठीक है। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लाइड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत सारे रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप थे वे क्या करते थे, वो अपनी लाइफ कैसे जीते थे, एनिमल्स को हंटिंग करके यानी एनिमल का शिकार करके, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करके उसको इकट्ठा करके वे अपनी लाइफ जीते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वो सर्वाइवल के लिए जो फॉरेस्ट था उसको इसेंशियल मानते थे। यानी कि वे जो ट्राइबल लोग से जो हंटर गैदर थे, वे जंगल को अपनी लाइफ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जंगलों को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। ये हुन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। इसी प्रकार की एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था जो कि इसको हुन समुदाय जो कि कहाँ पे रहता था, उड़ीसा के जंगलों में रहता था। ठीक है, यानी कि उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहने वाला जो खोड़ कम्युनिटी था, ये जो खोड़ समुदाय था, इसी तरह का एक समुदाय था। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स and then divided the meat among themselves। वो नॉर्मली रेगुलरली क्या करते थे, कलेक्टिव हंट पे जाते थे। कलेक्टिव हंट यानी एक साथ हंटिंग पे जाते थे, शिकार पे जाते थे, और जब शिकार कर लेते थे उसके बाद जो भी उसका मीट होता था वो आपस में क्या कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे, बांट लेते थे। ठीक है। दे एट फ्रूट एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। और वे क्या खाते थे? वे फ्रूट और फ्रूट जो कि कलेक्ट करते थे जंगलों से, उसको खाते थे। यानी जंगलों से कलेक्ट किया हुआ फ्रूट और रूट खाते थे। एंड कुड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। यानी कि साल और महुआ टी का जो सीड होता था, उससे जो ऑयल वे एक्सट्रैक्ट करते थे, जो ऑयल निकालते थे, उससे क्या करते थे, वे अपना खाना जो है कि पकाते थे, प्रिपेयर करते थे। ठीक है। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट shrubs एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। दे यूज मैनी फॉरेस्ट, वो ये क्या करते थे, बहुत सारे फॉरेस्ट श्रब और हर्ब यूज करते थे, किसके लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और जो लोकल मार्केट होता तो उसमें वे क्या करते थे, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता था वे बेचते थे। ठीक है। The local weavers and leather workers turned to the cons when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their cloths and leather। तो वहाँ पे जो लोकल वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल लोग यानी कि जो लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स थे, यानी कि जो स्थानीय वीवर्स और लेदर वर्कर्स थे, जब भी उनको अपने कपड़ों और लेदर को कलर करने के लिए कुसुम और पलाश पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे कहाँ किसको बोलते थे या कहाँ पे जाते थे? कोंड के लोगों के पास जाते थे या कोंड लोगों से बोलते थे। ठीक है? फ्रॉम वेयर डिड दीज़ फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाइज़ ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। यानी कि जो ये फॉरेस्ट पीपल थे, इन लोगों को राइस और अदर ग्रेन्स कहाँ से मिलता था? इनकी सप्लाई कहाँ से मिलती थी? एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स, गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो एट टाइम्स यानी कि कई बार क्या होता है, दे एक्सचेंज गुड्स, वे सामान को क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, अदला बदली, यानी कोई सामान देना उसके बदले में दूसरा सामान लेना। तो कई बार वे गुड्स को यानी कि सामान का एक्सचेंज करते थे, गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यानी कि जो भी उनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उस ट्राइबल पीपल का, हंटर गैदरर्स का, वे क्या करते थे, वे उसको बेच देते थे। यानी कि दूसरे जो सामने वाला पीपल या सपोज मार्केट में गए, वे जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मार्केट में जाके उसको बेच देते थे, और इसके बदले जो भी उनको ज़रूरत है राइस या अदर ग्रेन्स, उसके बदले वो क्या करते थे, उसे ले लेते थे। ठीक है? तो यानी इसको क्या बोल देंगे, एक्सचेंज गुड्स। एक या आप बोल सकते हो कि इसको सामान का अदला-बदली करना, यानी एक चीज़ लेना उसके बदले दूसरा चीज़ लेना, एक चीज़ देना उसके बदले दूसरा चीज़ लेना। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा, कई बार वे क्या करते थे, सामान का को एक्सचेंज कर लेते थे। एक जो उनका वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था वे दे देते थे, और जो उनको ज़रूरत की चीज़ होती थी उसको ले लेते थे। एट अदर टाइम दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। और कई बार क्या होता था, दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। वे उस सामान जो जिस सामान की ज़रूरत होती थी उनको, वह जो भी वे अर्निंग करते थे, थोड़ी-सी जो भी उनकी अर्निंग होती थी, उसके बदले उस सामान को ले लेते थे। यानी मान लो यहाँ पे कोई ट्रैवल पीपल है, गया मार्केट में, इसको राइस की ज़रूरत है, तो दुकानदार से क्या करेगा, राइस ले लेगा, किसके बदले? यानी कि अभी तक इसने जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग किया है, उस अर्निंग को इसको देगा और इससे क्या लेगा, राइस ले लेगा।
ठीक है? यानी कि समटाइम्स हमने देखा कुछ कई बार ऐसे सामान का एक्सचेंज कर लेते थे, सामान को एक्सचेंज कर लेते थे और कई बार अपनी जो थोड़ा बहुत जो अर्निंग होती थी उसके बदले उसको पे करके सामान ले लेते थे। Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the field of peasants and farmers. उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि विलेजेस में यानी कि गाँव में नौकरी करते थे। कैरिंग लोड्स यानी कि जो बोझा ढोना, कैरिंग लोड्स यानी कि जो किसान होते थे, जो लोग होते थे यानी जो ट्राइबल पीपल होते थे, उनमें जैसे हमने यहाँ पे देखा कुछ लोग तो जो गाँव होते थे आस-पास के, उनमें क्या करते थे वे नौकरी करते जैसे कुछ तो जो बोझा ढोते थे और कुछ जो है रोड बनाने के काम करते थे। व्हाइल अदर्स लेबर इन द फील्ड ऑफ पिजन और जबकि कुछ लोग क्या थे पिजन के खेतों में क्या थे लेबर थे एंड फार्मर्स और फार्मर्स के खेतों में। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा पीजेंट्स और फार्मर्स दोनों वर्ड दिया है। अभी तक हम मोटा-मोटी मान लेते थे पीजेंट और फार्मर सेम होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो जो पीजेंट जो फार्मर्स होते हैं वे लैंड को ओन करते हैं, यानी जो लैंड होता है उनका होता है। और जो पीजेंट्स होते हैं यानी पीजेंट्स आर समवन व्हम द फार्मर्स पे फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे कोई और एक चीज़ और समझ लो जो पीजेंट्स होते हैं उनके पास थोड़ा कम होता है, जो कल्टीवेशन के लिए लैंड होता है बहुत छोटा मतलब थोड़ा-थोड़ा लैंड होता है, बट फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड होती है। जैसे फार्मर्स के पास इतना लैंड है तो फार्मर इसको कल्टीवेट नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या क्या करता है इस लैंड को पीजेंट को दे देता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझो, बाकी आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि डिटेल में कि जो फार्मर्स और पीजेंट में पूरा डिफरेंस होता है क्या। तो इस लैंड को दे देता है जो फार्मर किसको पीजेंट को, तो पीजेंट जो है इस लैंड को कल्टीवेट करता है। ठीक, इतना आप मोटा मोटी मान लो जो पीजेंट होता है वो छोटा किसान होता है, जो फार्मर्स होता है वो बड़ा किसान होता है, यानी पीजेंट के पास कम खेती रहती है और फार्मर्स के पास ज्यादा रहती है। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. तो दोस्तों होटल यहाँ पे जो दिया है फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक श्रैंक मतलब कि सिकुड़ना या कम हो जाना। तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था जब वह कम हो जाता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जब कम पड़ जाते थे तो जो ट्राइबल लोग थे तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको मजदूरी के लिए ज़्यादा जो है कि इधर-उधर भटकना पड़ता था। मजदूरी यानी कि सर्च ऑफ वर्क एज ए लेबर, यानी एज ए लेबर वे काम करने के लिए इधर-उधर ज़्यादा भटकते थे। कब? जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो सप्लाई होती थी वो कम हो जाती थी। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। बट उनमें से बहुत सारे लोग जैसे कि सेंट्रल इंडिया के जो बेगास कम्युनिटी थी ट्राइबल की, वे लोग दूसरों के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, वे रिलक्टेंट थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि वो दूसरों के लिए काम करें। द बेगास सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। जो बेगास थे वे अपने आप को जंगल के लोग मानते थे। ठीक है, हु कुड ओनली लाइव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। वे ऐसा मानते थे कि हम ऐसे लोग हैं, हम जंगल के लोग हैं या हम जंगल के बच्चे हैं या जंगल की प्रॉपर्टी हैं कि हम ओनली जंगल के प्रोड्यूस पे ही जीवन जी सकते हैं। ठीक है, इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैगा टू बिकम अ लेबरर। ठीक है, यानी कि जो बैगा लोग थे वे खुद को क्या जंगल की संतान मानते थे, जो कि केवल जंगल के फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता था उसी पे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, और मजदूरी करना यानी कि दूसरों के लिए काम करना बैगाओं के लिए उनको अपमान की बात होती थी। ठीक है, tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. तो दोस्तों अब बात आती है कि जो ट्राइबल लोग थे हमने देखा ज़्यादा वे खरीद फरोख्त यानी कि सेल और बाय नहीं करते थे, तो क्या वो सच में मतलब खरीद फरोख्त करते थे? नहीं, द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, यानी कि जिस लोकेलिटी में वे रहते थे ट्राइबल पीपल जिस लोकेलिटी में रहते थे, जो चीज़ें जो सामान इस लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होता था, यानी कि सपोज ये कोई लोकेलिटी है, यहाँ पे पूरा ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक, इस ट्राइबल पीपल यानी कि यहाँ पे लगभग ज़्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाती थी उसको तो बाय सेल नहीं करते, बट जो चीज़ें इस लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होती थी उसको पाने के लिए वे क्या करते थे, वे भी ट्राइबल ग्रुप जो होते थे वे भी बाय और सेल करते थे, यानी खरीद फरोख्त करते थे। ठीक है, दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर। इससे क्या होता था कि उन्हें ट्रेडर्स और मनी लेंडर पर डिपेंड डिपेंड रहना पड़ता था। Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices। तो ट्रेडर्स क्या थे? ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल, यानी कि अब यहाँ पे कोई ट्रेडर्स है, ठीक है, वो ट्रेडर इस रीजन में आया, सपोज इस रीजन में कोई भी एक प्रोड्यूस, सपोज राइस नहीं हो रहा है, इस रीजन में राइस नहीं हो रहा है, इस चीज को समझना। तो ये जो ट्रेडर्स होता था इतना चालाक होता था दोस्तों, ये क्या करता था इस रीजन में आता था, राइस लेके आता था और ट्रेडर केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स, यानी कि जिस चीज की यहाँ पे जरूरत हो, जैसे राइस हमने माना तो राइस ये यहाँ पे लाके बेचता था और हाई प्राइसेस पे बेचता था, क्योंकि इसको पता था
रीजन में राइस होता नहीं है, ये लोग दूर जाएँगे, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे इनको बेचता हूँ, हाई प्राइसेज़ पे बेचता हूँ, कई गुना वे हाई प्राइसेज़ पे बेचते थे। मनी लेंडर गिव लोन्स with which the tribals met their cash needs। मनी लेंडर्स क्या क्या करते थे? मनी लेंडर्स उनको कर्जा दे देते, जो आदिवासी लोग होते थे उनको क्या करते थे, वो लोन दे देते थे विद विच द ट्राइबल मेड देयर कैश नीड। तो जिससे क्या होता था, ट्राइबल लोग थे उनकी कैश नीड की जो कैश की जरूरत होती थी वो पूरा हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सपोज यहाँ पे ट्रेडर आ गया, अब हमने देखा कि इनको ये काम ज्यादा करते नहीं थे, ठीक है, दूसरों पे मतलब दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते थे, या जो करते भी थे तो थोड़ा बहुत आमदनी हो जाती थी, बट ये हाई प्राइसेस पे देता था, उसके लिए इनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी, तो ये ज्यादा पैसे जो था ये लोन के रूप में मनी लेंडर इनको दे देता था। इससे इनकी जो कैश की ज़रूरत होती थी वो हो जाती थी। एडिंग टू व्हाट दे अर्न्ड, यानी कि जो भी वे अर्न करते उसमें ऐड हो जाता था, ठीक है। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई। बट दोस्तों जो इंटरेस्ट चार्ज था, जो इस पे ब्याज लगता था पैसे पे, इस लोन पे, वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो फादर ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेब्ट एंड पॉवर्टी। डेब्ट मतलब क्या होता है? कर्जा, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो इस तरह जो मार्केट थी, मार्केट ने और कॉमर्स ने, जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनको कर्जे और गरीबी में क्या किया, ढकेल दिया। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज ए एविल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ देयर माइजरी। तो क्योंकि ये मनी लेंडर की वजह से और ट्रेडर्स की वजह से इनका ये कंडीशन हुआ था, क्या कंडीशन, कि वे कर्जे में और गरीबी में चले गए थे, इसलिए वे क्या करते थे, ये मनी लेंडर को और ट्रेडर को एज ए एविल आउटसाइडर देखते थे। यानी कि एविल आउटसाइडर का मतलब यानी बाहर से आया हुआ शैतान, और अपनी सारी मुसीबतों की उनको जड़ मानने लगे थे। माइजरी मतलब क्या होता है? मुसीबत, ठीक है। सम हर्डेड एनिमल्स, हमने देखा कुछ तो झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ हंटर और गैदरर थे, अब कुछ उसमें से क्या थे, हर्डेड एनिमल्स, यानी कि जो कि एनिमल्स को हर्ड करते थे या उनको पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप लाइव बाई हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते थे जो कि कैसे जीते थे, हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल को हर्ड करके और रियर करके, ठीक है। दे वर पैस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। वो वे क्या थे, पेस्टोरलिस्ट थे, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग अपने कैटल या अपने जो उनकी भेड़ों का झुंड होता था उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। When the grass in one place was exhausted, जब एक जगह पे ग्रॉस एग्जॉस्ट, सपोज यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे वो पेस्टोरलिस्ट लोग आए, यहाँ पे वो अपने जो भी उनका एनिमल होता, जो भी कैटल उसके झुंड के साथ है, यहाँ पे एक बार जब घास खत्म हो जाती थी, दे मूव टू अनदर एरिया, वे इस एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते थे, ठीक है। The Van Guzars of the Punjab Hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders। यानी कि जो वन गुज्जर थे, पंजाब हिल के जो वन गुज्जर थे, और आंध्र आंध्र प्रदेश के जो लबादीस थे, ये क्या करते थे, कैटल हर्डर्स थे, यानी कि कैटल को पालते थे। दी गद्दीस ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड, और जो कुल्लू के गद्दी कम्युनिटी थी या गद्दी जो समुदाय थी, वे क्या थे, वो शेफर्ड थे, गडरिया थे। एंड दी बकरवाल्स ऑफ कश्मीर वर रियर्ड गोट्स, और जो कश्मीर के बकरवाल कम्युनिटी थी, बकरवाल समुदाय थे, वे क्या करते थे, वो बकरियां पालते थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि पंजाब हिल में जो कम्युनिटी वन गुज्जर की जो कम्युनिटी थी, और जो आंध्र प्रदेश की लबादीस वाली कम्युनिटी थी, ये लोग क्या करते थे, ये कैटल को पालते थे। और जो कुल्लू कुल्लू की जो गद्दीस कम्युनिटी थी, वो शेफर थे, वे लोग घड़िया थे। और जो कश्मीर के बकरवाल कम्युनिटी थी, वे लोग क्या करते थे, वो गोट को पालते थे। यू विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल हम हिस्ट्री बुक में के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। सम टू टू सेटल कल्टीवेशन, अब उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि सेटल कल्टीवेशन अपनाए थे, ठीक है। यानी कि सेटल कल्टीवेशन यानी कि एक ही जगह खेती करते थे। हमने झूम कल्टीवेशन देखा, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे, बट कुछ ऐसे भी थे जो कि सेटल कल्टीवेशन करते थे। इवन बिफोर द 19th century many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their field in one place year after year instead of moving from place to place। तो हुआ क्या है कि 19th सेंचुरी से पहले भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप में ऐसे लोग थे जो कि सेटलिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी एक ही जगह रुककर वे खेती करते थे। कब? 19th सेंचुरी से भी पहले, ठीक है। यानी 19th सेंचुरी से पहले बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जो कि एक ही जगह खेती करते थे, एंड कल्टीवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि प्लेस टू प्लेस मूव करने के बजाय वे एक ही जगह
ईयर बाय ईयर या ईयर आफ्टर ईयर क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। ठीक है? यानी कि जैसे हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखा, पहले एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, दूसरी जगह से यहाँ पे मूव हुए, फिर यहाँ पे मूव हुए, फिर इस जगह पे आ गए। बट 19th सेंचुरी से पहले बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी थे, यानी उस ट्राइबल ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, तो कई ट्राइबल ग्रुप जो कि एक ही जगह पे इस तरह की खेती करने की बजाय वे इसी जगह पे ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, साल बाद क्या करते थे, कई साल तक यहीं पे खेती करते थे रुककर, यानी सेटलिंग कल्टीवेशन। They began to use the plug and they gradually got rights over the land they lived on. और वे धीरे-धीरे क्या कर रहे थे, हलों का इस्तेमाल या हलों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लाइव्ड ऑन। और धीरे-धीरे क्या हुआ, जिस लैंड पे वे रहते थे उस पे उनको अधिकार, उसका एक अधिकार मिल जाता है। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज़ अ होल। क्लैन मतलब क्या होता है, कुल। तो बहुत सारे केसेस में, जैसे कि छोटा नागपुर के जो मुंडास थे, उनमें क्या होता था, या आप बोल सकते हो छोटा नागपुर के मुंडास की तरह बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि जो लैंड होता था ना, पूरे क्लैन का माना जाता था। यानी कि जो क्लैन होता है, जो पूरा कुल होता था, आप बोल सकते हो कबीला। जैसे आदिवासियों में कबीला होता था ना, वो जो लैंड होता था पूरे कबीले की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ठीक है? यानी किसी पर्टिकुलर से बिलॉन्ग नहीं करता था, उस कबीले में जितने लोग थे वो सारे की सारे की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड। डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, वंशज होता है। ठीक है? तो वे सारे मेंबर्स, किसी कुल के सारे मेंबर्स उन ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट्स माने जाते थे, जो कि पहले आकर लैंड को जिन्होंने क्लियर किया था। यानी कि मान लो इस लैंड को किसी ने क्लियर किया है, ठीक है? स्टार्टिंग में जो आया था ओरिजिनल सेटलर यानी जो स्टार्टिंग में आके इस लैंड को क्लियर किया था, तो इनके जो मेंबर्स होते थे, इनके जो भी डिसेंडेंट्स होते थे, यानी कि कोई भी अभी आदिवासी, उनका कुछ कोई पूर्वज रहा होगा, वो पूर्वज आके इस लैंड को क्लियर किया होगा, तो इनको क्या होता था, उनका क्या मानता है, संतान माना जाता था। ठीक है? आप बोल सकते हो कि कुल के सभी मेंबर्स को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को क्लियर किया था, उस लैंड को क्लियर किया था। ठीक है? देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। इसलिए उनमें सारे ऑल ऑफ देम का क्या था, उनमें से हर कोई का क्या था, राइट्स था, अधिकार था लैंड पे। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, सम बिकम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। वेरी ऑफ यानी कि फिर भी क्या होता है, सम पीपल, कभी कभी होता है, सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर मोर पावर। उस क्लैन में यानी उस कुल में कुछ लोग क्या होते हैं, तो उनको ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर लेते से कंपेरिजन देन अदर में। सपोज ये क्या है, क्लैन है, ठीक है? इसमें जो भी 15-20 भी लोग जो भी मान लो आप आते हैं, तो इनमें से कभी कभी क्या होता था अक्सर, कि कुछ लोग जो है कि ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर लेते थे कंपेरिजन देन अदर। ठीक है? सम बिकम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर। कुछ जो है चीफ बन गए, कुछ फॉलोअर बन गए। आप बोल सकते कुछ चीफ बन जाते थे, यानी कि मुखिया बन जाते थे, कुछ क्या बन जाते थे, फॉलो उनके फॉलोअर बन जाते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। तो नॉर्मली क्या होता था, जो ताकतवर लोग होते थे, जो पावरफुल लोग होते थे, वे खुद खेती करने की बजाय क्या करते थे, अपनी जो जमीन थी वो रेंट पे दे देते थे। ठीक है? British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, वे क्या मानते थे कि जो गोंड और संथल जैसा जो ट्राइबल ग्रुप है, जो कि एक ही जगह रुक के जो खेती करती है, वह ज़्यादा सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड मतलब ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा शिक्षित है। किसके कंपैरिजन में, किसके, हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स मानते थे दोस्तों, जो हंटर्स गैदरर्स हैं और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वे लोग शिक्षित नहीं होते थे, ज़्यादा वे सभ्य नहीं होते थे कंपैरिजन देन जो सेटल कल्टीवेशन करते थे। आप डायरेक्टली बोल सकते हो, जो ब्रिटिशर्स के निगाह में गोंड और संथाल जैसे जो ट्राइबल ग्रुप था, जो कि क्या करता था, एक ही जगह पे रुक कर खेती करता था, वे उसको ज्यादा शिक्षित मानते थे कंपेरिजन देन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था और जो हंटिंग गैदरिंग करता था। ठीक है? दोज हु लाइव इन द फॉरेस्ट वर कंसीडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, सेवेज बस का मतलब होता है बर्बर। तो जो जंगलों में रहते, फॉरेस्ट में जो रहते थे, उनको क्या जंगली माना जाता था और सेवेज माना जाता है या बर्बर माना जाता था। ठीक है? इनको जंगली कौन मानता था, अंग्रेज लोग मानते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ठीक है? तो अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें एक जगह पे अस्थायी रूप से एक जगह बसाना, यानी कि एक जगह सेटल करना, एक जगह उनको सेटल कर देना, सेटल डाउन कर देना, और उनको सिविलाइज करना बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, हमने क्या देखा जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वे जो सेटल कल्टीवेशन करते थे, उनको ज़्यादा सभ्य और शिक्षित मानते थे कंपैरिज़न देन जो हंटिंग गैदरिंग करते थे और जंगलों में रहते थे। तो उन्होंने क्या सोचा ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कि इन्हें ये जो है बहुत ज़्यादा वाइल्ड और सेवेज है, इनको जो है कि सिविला सेटल करने एक जगह सेटल करने की और सिविलाइज़ करने की ज़रूरत है।